एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया जाता है, और इसके अलावा ये आगे चल के इसको फिर किस में इंसर्ट करेंगे, होस्ट सेल में, ताकि ये क्या कर सके, रेप्लिकेशन कर सके। रेप्लिकेशन की प्रोसेस के बाद क्या होगा, इसी के जैसे बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बन जाएगी, और उन कॉपी का यूज़ करके हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, जैसे इंसुलिन है या फिर कोई अदर प्रोटीन है, तो वो किससे मिल जाएगा, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो वेक्टर एक डीएनए है जिसका मेन काम क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कराते हैं। ठीक, अणु जिसके अंदर हम डीए क्या कर सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषता होती है। तो सबसे पहली चीज, ये कैसा होना चाहिए, एक रेप्लिकॉन। किसको कहते हैं रेप्लिकॉन, जो स्वयं खुद से क्या कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है। डीएनए का एक ऐसा अणु जो इंडिपेंडेंटली क्या कर सके, रेप्लिकेशन की प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। डीएनए का एक ऐसा अणु जिसको आसानी से क्या किया जा सके, आइसोलेट यानी पृथक किया जा सके, और उसके बाद उसको आसानी से प्योरीफाई किया जा सके। तो मैनी रेस्ट्रिक्शन साइट ज़्यादा होने से क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर कट लगा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस भाग डीएनए में क्या करा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक, तो अब रेप्लिकेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है, रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन के बाद में अगर ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़े सभी ने, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले क्या चाहिए, एक प्रमोटर, ठीक, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, उसके बाद ही जितने भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो इसके पास एक क्या होना चाहिए, एक ओपेरॉन के जैसे काम करना चाहिए। ओपेरॉन में क्या क्या होता है, ऑपरेटर जीन, इसके अलावा प्रमोटर, ठीक, और इसके अलावा जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो कौन सी यूनिट आकर जुड़ती है इसमें, राइबोसोम की यूनिट आकर जुड़ती है। तो राइबोसोम की यूनिट को जोड़ने के लिए भी यहाँ पर साइट होनी चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग साइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की पहचान किससे की जाती है, आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर मार्कर या आणविक मार्कर। तो वेक्टर में नेक्स्ट क्या है, वेक्टर में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मार्कर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक, अगर मॉलिक्यूलर मार्कर प्रेजेंट नहीं है तो इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक, सपोज हमने वेक्टर के अंदर क्या इंसर्ट करवा दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवा दिया, फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के आरडीएनए को किस में डाल दिए, होस्ट सेल में। होस्ट सेल में उसका क्या हुआ, रेप्लिकेशन, उसकी बहुत सारी कॉपी बनी। अब उस कॉपी को पहचानना कैसे, पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मार्कर। जैसे एग्जांपल के लिए दो तीन जीन के नाम लिखते हैं, एक होता है AMPR, ठीक, और एक होता है TETR, पढ़ा है इनके बारे में। एक होता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और एक होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये किसका काम करते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर का काम करते हैं। ये क्या है, एक टाइप की एंटीबायोटिक के खिलाफ क्या करते हैं, प्रतिरोधकता देते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं। जैसे मान लो किसी डीएनए में क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, अगर हम उसको एक एंटीबायोटिक देते हैं, कौन सी, एम्पीसिलिन, तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया मरेगा या जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करना। ठीक है, अब ऐसी एक एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम होता है एम्पीसिलिन। अब अगर हमें पहचानना है कि कौन सा बैक्टीरिया में आरडीएनए,
अगर हम rDNA में क्या डाल दें, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और फिर उसको क्या प्रोवाइड करवा दें, एंटीबायोटिक, तो उस एंटीबायोटिक का ऐसे डीएनए में इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। जिस भी डीएनए में इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि वहां पर कौन सा जीन है, एम्पिसिलिन जीन है, या जो वेक्टर या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, या rDNA, ठीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वहां पर क्या है, प्रेजेंट है। अभी थोड़ी देर बाद अपन क्या पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग मेथड, पहचान करने की जो विधियां हैं उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के मुख्य क्या हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर हैं, दोनों में से कोई एक भी होगा तो इसकी पहचान करना आसान होगा, ठीक। तो वेक्टर कैसा होना चाहिए, एक रेप्लिकॉन जैसे काम करना चाहिए, ताकि वो खुद से स्वयं किसी और के दबाव में आए बगैर क्या कर सके, स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। इसके अलावा इसको आइसोलेट करना और प्योरीफाई करना कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए। एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा जीन ऑफ इंटरेस्ट में क्या कर सके, इंसर्ट करा सके। इसके अलावा इसमें खुद का एक ओपेरॉन सिस्टम होना चाहिए, ठीक, और मॉलिक्यूलर मार्कर प्रेजेंट होने चाहिए। ये सारी क्या है, एक वाहक की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। देख लो इतना। प्लाज्मिड इसके बाद है, वेक्टर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्लाज्मिड, और कुछ आर्टिफिशियल प्लाज्मिड हैं जिसके बारे में पढ़ना जरूरी है। आपने शायद बुक में देखा होगा, एक नाम लिखा है कौन सा, PVR322, ठीक, एक है PUC18, एक होता है कॉस्मेड, फॉस्मेड, बैक, यैक, ठीक। तो ये सारे क्या हैं, प्लाज्मिड के टाइप हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए। तो पहला आर्टिफिशियल वेक्टर कौन सा है, PBR322, ठीक। सबसे पहली बार बनाया गया आर्टिफिशियल वेक्टर। सबसे पहले अपन नेचुरल वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो वेक्टर है सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सेल कितने टाइप की होती हैं, मेनली दो टाइप की होती हैं। कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो जो ओनली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, वो कौन से हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक वेक्टर। जो यूकैरियोटिक सेल में ग्रोथ कर सकते हैं वो कौन से हो जाएंगे, यूकैरियोटिक वेक्टर। अब यूकैरियोटिक सेल फिर से दो टाइप की होती है। कौन सी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल के लिए अलग वेक्टर होते हैं, एनिमल सेल के लिए अलग वेक्टर होते हैं। तो सेल्स के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के हो जाएंगे। ये हो गया इतना। तो सेल के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक, और सेकंड कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से वेक्टर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। इसमें पहला वेक्टर कौन सा होता है, प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर, ठीक। इसके अलावा और कौन होता है, कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर है, जैसे PBR322। एक इसी का एक और सेकंड फॉर्म है PBR327। अगला है PUC18, ठीक। तो ये प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर हो गए। अगला होता है वायरल बेस्ड वेक्टर, जो वायरल डीएनए वाले वेक्टर। वायरल वेक्टर में कौन कौन आ जाएगा,
एक सुना होगा लैम्डा फाज, ठीक। इसके अलावा एक सुना होगा M13 फेज वेक्टर, ठीक है। अब कभी कभी क्या करते हैं कि इन दोनों को अगर कंबाइन कर दी, किसको, प्लाज्मिड को और वायरल वेक्टर को अगर कंबाइन कर दो, तो दोनों से क्या बन जाएगा, एक हाइब्रिड वेक्टर। हाइब्रिड वेक्टर में कौन कौन आता है, जैसे देखो फेज और प्लाज्मिड दोनों को क्या करें, अगर कंबाइन कर दें, तो फेज में कुछ साइट होती है जैसे कि कॉस साइट, ट्रांस साइट। तो एक हमने फेज लिया जिसमें साइट कौन सी है, कॉस साइट। तो कॉस साइट के लिए क्या ले लेंगे, कॉस, COS। और प्लाज्मिड का मिड तो क्या बन जाएगा, कॉजमेट। तो कॉजमेट किस टाइप का वेक्टर है, एक हाइब्रिड वेक्टर है जो वायरस और प्लाज्मिड दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एक होता है फॉस्मेट, कॉजमेट और फॉस्मेट। एक होता है बैक, BAC। क्या नाम है तो होता है इसका फुल फॉर्म, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये 3 टाइप किसके हो गए, हाइब्रिड वेक्टर के। अब अगला यूकेरियोटिक सेल के लिए भी अलग अलग टाइप के वेक्टर होते हैं। इसमें कुछ हो सकते हैं प्लाज्मिड पहले इसकी सेल देख लेते हैं ना। ये सेल कितने टाइप की होती है यूकेरियोटिक सेल, 2 टाइप की। कौन सी, प्लांट सेल और एनिमल सेल। फर्स्ट लेते हैं प्लांट सेल। अभी इन सभी के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एक एक के बारे में, ठीक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा है, प्लाज्मिड, PBR 322, PUC 18, ठीक। फिर ये लैम्डा फाज, M13, कॉजमेट, फॉस्मेट, ठीक। इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्लांट सेल में कौन से वेक्टर हो सकते हैं, इसमें कुछ प्लाज्मिड वेक्टर हो सकते हैं, ठीक, और कुछ वायरल वेक्टर हो सकते हैं। कौन सी सेल के लिए, प्लांट सेल के लिए। इसके अलावा और कौन से वेक्टर हो सकते हैं, कुछ इंसेक्ट को भी किस रूप में लिया जा सकता है, वाहक के रूप में, वेक्टर के रूप में। और कुछ एनिमल सेल, अब एनिमल सेल देख लेते हैं ना। एक होता है यीस्ट सेल, यीस्ट। तो एनिमल सेल के लिए कौन से वेक्टर होते हैं, फर्स्ट होता है YAC, YAC। क्या नाम होगा इसका, जैसे इसका नाम क्या था, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसका नाम क्या होगा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक। इन सभी में नेचुरल वाला कौन सा है, 2 है, प्लाज्मिड वेक्टर और वायरल वेक्टर, ठीक। इसके बाद में फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर कौन सा है, PBR 322, ठीक। अब इसका नाम कैसे रखा गया है ये अपन इसमें पढ़ेंगे, कब, जब PBR का नाम पढ़ेंगे। तो बता देते हैं ये क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर है। तो P का मतलब क्या होता है, प्लाज्मिड। जो B और R है इनके साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो 2 साइंटिस्ट हैं, वॉलिवर और रॉडरिच। इनका नाम भी सुना होगा, पढ़े हो, इसी चैप्टर में है, इनका नाम लिखा हुआ है। तो वॉलिवर और रॉडरिच। और ये जो 322 है ये सीक्वेंस है कि जिस क्रम में इसको खोजा गया।
तो 322वें सीक्वेंस में क्या किया था, इस वाले वेक्टर को कंप्लीटली डिस्कवर किया गया था। ठीक है, तो वेक्टर के टाइप इतने होते हैं। इसमें से अपने को क्या क्या पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 के बारे में अपने को थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है,